जानते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान परिसंघात्मक है। संघात्मक या एकात्मक। केंद्र तथा प्रांत आपसी संबंध के दृष्टिकोण से संविधान के 3 प्रकार मानते हैं: परिसंघात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक। परिसंघात्मक का अर्थ है कि वो राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का ना तो महत्व होता है और ना ही स्वतंत्र अस्तित्व। विभिन्न स्वतंत्र राज्य या प्रांत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों जैसे विदेश नीति, गृह सुरक्षा तथा संचार आदि का प्रशासन वे लोग मिलकर करेंगे और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। इन प्रांतों का या तो निर्माणक इकाइयों को या स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि यदि वे चाहें तो परिसंघ से पुनः अलग हो सकते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ सिद्धांत एक परिसंघ ही था जो कई स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था। हालांकि साम्यवादी शासन के दौरान व्यावहारिक तौर पर राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का जब गठन हुआ था तो वो भी परिसंघ के रूप में ही विकसित हुआ था, किंतु आगे चलकर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्रांतिकारी निर्णयों से राज्यों को अलग होने का अधिकार खत्म हो गया। संघात्मक व्यवस्था की तुलना में कुछ कम लचीली होती है। यह व्यवस्था भी कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे अन्य उदाहरणों में जर्मन और स्विट्जरलैंड को रखा जा सकता है। तीसरे प्रकार की व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में केंद्र को ही महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं। आम तौर पर छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है, ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता, ना ही उनके पास निश्चित शक्तियां होती हैं। उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, उनके नाम बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। ब्रिटेन इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फ्रांस की राजनीति प्रणाली भी एकात्मक ढांचे पर आधारित है। अब संविधान के इन प्रकारों के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि भारतीय संविधान इनमें से किस प्रकार का है। ये परिसंघात्मक तो एकदम नहीं है। क्योंकि ना तो ये कई प्रांतों के समझौते से बना है और ना ही अपनी इच्छा से अलग होने की स्वतंत्रता है, हासिल नहीं है। मूल विवाद यही है कि ये संघात्मक है या एकात्मक।
संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। इस संबंध में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि मेरे इस विचार से सभी सहमत हैं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये वो संघात्मक संविधान है। किंतु कुछ पश्चिमी संविधानवेत्ताओं को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है, जिनमें से प्रमुख हैं प्रोफेसर हेयर और प्रोफेसर जेनिंग्स। संघात्मक संविधान के लक्षण। भारतीय संविधान संघात्मक है या नहीं ये निर्धारित करने के लिए पहले देख लेना चाहिए कि संघात्मक संविधान के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। शक्तियों व कार्यों का विभाजन। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियां तथा कार्यों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परमावश्यक तत्व है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर समझौते की प्रक्रिया में संघात्मक संविधान तैयार होता है। संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक संविधान के अंतर्गत संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि स्थान ही वो दस्तावेज होता है जिसमें प्रांतों तथा केंद्र के सभी समझौते उल्लेखित होते हैं। संविधान को सर्वोच्चता न दी जाए तो ये समझौता कमजोर हो जाता है। लिखित संविधान। संघात्मक आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है, क्योंकि लिखित संविधान में ही शक्तियां, दायित्वों का बंटवारा व्यवस्थित तरीके से हो पाता है और कम से कम संदेहों की संभावना बचती है। संविधान की अन्वयता। लिखित संविधान स्वायत्ता अन्वय होता है। संघात्मक ढांचे में देश की सर्वोच्च विधि का अन्वय होना आवश्यक भी है, क्योंकि इसी से प्रांतों या राज्यों को अपनी शक्तियां अक्षुण्ण बने रहने की निश्चितता प्राप्त होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चूंकि संघीय संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा किया जा सकता है, इसलिए संविधान के उपबंधों का सही निर्वाचन करने के लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा जाता है, अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संघात्मक संविधान की एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक संविधान की उपयुक्त वर्णित सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं, जैसे एक दोहरी शासन पद्धति की स्थापना करता है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान देश की सर्वोच्च विधि भी है। संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः भारतीय संविधान अनियमितता को भी धारण करता है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपयुक्त निर्वाचन और उसके संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी इसमें स्थापना की गई है। इन प्रावधानों के बावजूद कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक रूप नहीं स्वीकार किया। उदाहरण के लिए प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है,
अर्थात यह एक संघात्मक संविधान है जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में हैं, न कि एक संघात्मक संविधान है जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे लक्षणों की उपस्थिति भी है जो इसे एकात्मक संविधान के नज़दीक ला खड़ा करते हैं। ऐसे प्रमुख लक्षण इस प्रकार के हो सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार प्रांतों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसादित अपने पद पर रहता है। वो राज्य विधानमंडलों के प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के खिलाफ होती है तो वो अपनी पसंद के राज्यपाल वहां भेजकर उसकी राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से राज्य सरकार को परेशान कर सकती है। 1970-80 के दशक में इस प्रावधान का दुरुपयोग के कई उदाहरण देखे गए थे। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 229 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ये घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में एक आवश्यक तथा वांछनीय है कि संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय पर विधि बनाए तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यसभा चाहने के मात्र से राज्यों की वैधानिक शक्ति समाप्त हो सकती है। यदि किसी दल का संसद के दोनों सदनों में प्रभावी बहुमत हो तो वो राज्यों की सत्ता को कुचलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों के बदलने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों का निर्माण करने की तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों के बदलने की शक्ति देता है। इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। केंद्र का दायित्व सिर्फ उन्हें सूचित करना तथा उनके विधानमंडलों की राय जानने तक सीमित है। प्रभावित होने वाले राज्यों को सीमित समय के भीतर अपनी राय बतानी होती है। हालांकि उस राय का कोई बाध्यकारी महत्व नहीं होता। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। इस व्यवस्था से निश्चय ही संघीय सिद्धांत पर बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। आपात उपबंध अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि युद्ध, विद्रोह, आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा संकट में है तो वो आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि उस राज्य में संविधान तंत्र विफल हो गया है तो वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 360 के अनुसार जब भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय संकट में हो तो केंद्र शासन वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपात घोषणा के परिणाम यह होता है कि देश का संपूर्ण प्रशासन केंद्र सरकार में निहित हो जाता है तथा पूरे संसद पूरे देश के लिए विधि बनाने तथा सक्षम हो जाती है।
इस अवस्था में राज्यों को केंद्र के अनुसार निर्देश अनुसार अपना प्रशासन चलाना होता है। इस उपबंध के परिणाम स्वरूप हमारा संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। राज्यों को विशेष समस्या अनुच्छेद 356 से है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कई बार दलीय हितों को साधने के लिए इसका दुरुपयोग किया है। अलग होने का अधिकार नहीं। भारतीय संविधान में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो एकात्मक संविधान के अनुरूप है। राज्यसभा में अपमान प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान विभिन्न राज्यों की राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं कर सकता। सामान्यतः संघात्मक प्रणाली में विभिन्न राज्यों की संख्या चाहे जितनी भी हो, राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व बराबर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि होते हैं। स्विट्जरलैंड में भी प्रत्येक कैंटन से 2 प्रतिनिधियों की व्यवस्था है। चूंकि भारत में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है नहीं, इसलिए इसे एक आत्मक संविधान के नज़दीक माना जाता है। कुछ राज्य जैसे गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सिर्फ एक प्रतिनिधि राज्यसभा में है, जबकि उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु व आंध्रा के 18 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। ऐसा कोई रक्षा उपाय नहीं किया गया कि छोटे राज्यों के हितों पर बड़े राज्यों का हावी न हो जाए। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की उपस्थिति। भारतीय राज्यसभा में राज्यों के 238 प्रतिनिधियों के अलावा 12 ऐसे सदस्य भी होते हैं जो केंद्र द्वारा नामांकित होते हैं। ये लक्षण भी संघात्मक प्रणाली के विपरीत है, क्योंकि इससे केंद्र की शक्तियां बढ़ती हैं और राज्यों की शक्तियां कम होती हैं। दोहरी नागरिकता नहीं। संघात्मक संविधान प्रायः दोहरी नागरिकता का प्रावधान करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और कनाडा में ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्थाओं में कोई भी नागरिक अपने राज्य का नागरिक तो होता है, साथ ही वो संघ का भी नागरिक होता है। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर नागरिक भारत का ही नागरिक होता है, किसी राज्य विशेष का नहीं। दोहरी न्यायपालिका नहीं। संघात्मक व्यवस्थाओं में दोहरी न्यायपालिका भी होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ऐसी ही प्रणाली है। वहाँ संघीय न्यायालय संघ से संबंधित मामलों को देखते हैं, जबकि राज्य के न्यायालयों राज्य से जुड़े विषयों पर को भारत में ही दोहरी न्यायपालिका नहीं है। सभी राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। ये लक्षण भी एकात्मक प्रणाली के नज़दीक है। लोकसभा को स्पष्ट विभाजन नहीं। संघात्मक व्यवस्था में लोक सेवाएं भी संघ और राज्यों में विभाजित होती हैं, अर्थात संघ की लोक सेवक सिर्फ संघ के मामलों में कार्य करते हैं, जबकि राज्यों के लोक सेवक सिर्फ राज्यों के मामले में। भारत में इन दोनों प्रकार की सेवाओं के साथ साथ कुछ अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। इनमें ऐसा अंतराल मिट जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके तहत राज्य और केंद्र के लोक सेवक प्रतिनियुक्ति पर एक दूसरे के अधीन जा सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। संघात्मक व्यवस्थाओं में प्राय अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, जैसे कि
जैसा कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड की व्यवस्थाओं में देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि ऐसे प्रावधानों में संघ या केंद्र के दायित्व पूरी तरह स्पष्ट होते हैं, जबकि शेष प्रत्येक राज्य को शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं। ये लक्षण भी एकात्मक प्रणाली के नजदीक है। ध्यातव्य है कि कनाडा में भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही हैं, राज्यों के पास नहीं। राज्य के लिए पृथक संविधान नहीं। अमेरिका जैसे संघात्मक राज्यों में ये प्रावधान है कि संघ के संविधान के साथ साथ प्रत्येक राज्य का अपना पृथक संविधान है, किंतु भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत का एक ही संविधान है जिसमें राज्यों से संबंधित विशेष प्रसंग भी शामिल होते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर को विशिष्ट परिस्थिति के कारण पृथक संविधान की अनुमति दे दी गई थी। राज्यों की आर्थिक स्थिति केंद्र की तुलना में कमजोर। संघात्मक संविधान में प्राय आय के स्रोतों का विभाजन इस प्रकार होता है कि राज्य अर्थात आर्थिक स्तर पर केंद्र पर निर्भर नहीं होते, किंतु भारत में राज्यों के अखिल स्थिति कमजोर है। अधिकांश राजस्व केंद्र सरकार के हिस्से में रखा गया है और केंद्र सरकार योजना आयोग तथा संस्थाओं के अनुशंसाओं के मुताबिक विभिन्न राज्यों को आर्थिक सहायता इत्यादि प्रदान करती है। यूं ही इस प्रावधान को घोषित उद्देश्य राज्यों में संतुलित विकास का साधन है, किंतु इससे एकात्मक की प्रवृत्ति कुछ हावी तो हो जाती है। दरअसल ये समझ लेना जरूरी है कि संघवाद की प्रकृति ऐसी किसी देश के ऐतिहासिक विकास एवं तत्कालीन आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। प्रत्येक देश में एक ही पद्धति के संघवाद की आशा करना उचित नहीं है। किसी भी देश में इसका क्या स्वरूप होगा, ये उस देश के ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।